हम लोग आज करंट अफेयर में स्पेशली फॉर द बीपीएससी 72 पॉइंट ऑफ व्यू और आगे के लिए भी कहीं के लिए भी, लेकिन 72 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान इजराइल वार से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैकग्राउंड में। आपके सामने स्क्रीन में मैप वर्क दिख रहा है, दिस वन इज द मैप वर्क। पहला काम तो है कि मैप बनाने का है। ईरान कहाँ है, इजराइल कहाँ है। अब ये जो मैप यहाँ दिख रहा है ईरान का और इजराइल का, दोनों के बीच में कौन कंट्री आता है? क्वाइट नेचुरल, ईरान से अगर हम शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं तो इराक आएगा। इराक के बाद जो है सो आपका यहाँ पर ऊपर में तो सीरिया है, लेकिन यहाँ पर इसके बाद जो है सो आपका इस रास्ते से आएंगे तो हमारा इजराइल आएगा, ठीक है ना। तो इस सीरिया का गोलन हाइट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, तो मैप के कॉन्टेक्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, या सिर्फ डोमिनेशन ऑफ वेस्ट एशिया ही नहीं है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी, सी रूट की बात चल रही है यहाँ पर, समुद्र का रास्ता जो है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह देखेंगे। यहाँ पर जो आपका यहाँ ये जो इजराइल दिख रहा है, छोटा सा कंट्री मेडिटेरेनियन ओशन में है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा? पैलेस्टाइन का इश्यू दिख रहा है यहाँ पर, पैलेस्टाइन इशू। प्रॉक्सी ग्रुप्स बन गए हैं अरब कंट्री में, जो डिफरेंट कंट्री, सऊदी अरबिया, ये जो है आपका यूएसए का साइड दे रहा है। यूएसए इज ऑलवेज प्रो इजराइल। आपका यहाँ ओमान है, ओमान फ्रेंडली टू इंडिया। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यमन, सीरिया, टर्की, यहाँ इजिप्ट। आपको ये रेड सी भी बनाना होगा। रेड सी से एक रास्ता जाता है यहाँ पर इजराइल के लिए, गल्फ ऑफ अकाबा, ये भी देखना होगा। तो यू हैव टू डू द मैप वर्क, अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉइंट्स। लेकिन जो हम गल्फ सिक्योरिटी की बात के साथ साथ हमें स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इंडियाज ऑयल इंपोर्ट्स के लिए ये जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जगह यहाँ पर आपका ईरान का एक तेहरान तो ऊपर में है, कैस्पियन ओशन के पास में है, देख लीजिएगा। कभी क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, विच ओशन इज क्लियर टू तेहरान। यहाँ पर बंदर अब्बास एक जगह होगा, यहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ये जो चेक पॉइंट है जहाँ मेरा रेड कलर का जा रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गल्फ सिक्योरिटी, इंडिया इंपोर्ट्स, हमारे देश के जो नागरिक बाहर में, इंडियन डायस्पोरा जो कि वहाँ काम कर रहे ईरान में, छाबार पोर्ट, यहाँ पर कहीं छाबार पोर्ट है, छाबार पोर्ट, ग्वादार पोर्ट, ये दोनों की इंपॉर्टेंट हो जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हम बात कर रहे हैं। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये जो डायरेक्ट ईरान इजराइल का जो वार है, ये जून 2025 में जो है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जून 2025, ठीक है ना। आपको करना ये है कि ये मैप वर्क कर लीजिए आप अच्छे से, जो मैं गाइड कर रहा हूँ। थोड़ा वीडियो को पॉज करके मैप वर्क कर लीजिए। मैप वर्क करने के साथ साथ आप जो है हमारा जो राइटअप है, जो इसी ऐप में मिल जाएगा आपको, वो राइटअप को भी आप पढ़िए। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो सुनने के साथ साथ ये पूरे पॉइंट्स क्लियर भी होते जाएंगे। और यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, और इस वीडियो के बाद आपको एक क्वेश्चन पक्का ही आपका सही हो जाएगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। हम 72nd बीपीएससी की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम बात कर रहे हैं यूपीएससी मेंस परीक्षा में की भी हम बात कर रहे हैं, जीएस पेपर 2 में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जून 2025 में जो वार हुआ था, इसको कहते हैं 12 डे वार। क्या कहते हैं इसको? 12 डे वार। ये थोड़ा पीछे की हिस्ट्री में जा रहे हैं। और 12 डे वार जो है, ये जून को तो कितने तारीख को, 12 तारीख को शुरू हुआ था शायद, और ये 13 जून को स्ट्राइक किया। और यूएस ने 12 दिन लगा दिए सीज फायर को रोकवाने में।
इन द मीन टाइम जो भी ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले जगह थे उन सबों पर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि ये आपको समझना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी में पूछा जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट है। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसमें आपको क्या क्या काम करना है भाई? तो मैप का लोकेशन देखना है। क्या मैप का लोकेशन देखना है कि स्टेट ऑफ होमरूज कहाँ पर है, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ पर है, छाबार पोर्ट कहाँ है, ओमान, ईरान, इजराइल, वेस्ट एशिया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, JCPOA, ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है JCPOA। इस पर आपको कम से कम 50 वर्ड का एक राइटअप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि 5 कंट्री प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, ये 6 जो जिसको वीटो पावर मिला है, ये सभी मिलके क्या बात कर रहे हैं कि भाई ईरान को कैसे हम कंट्रोल कर लेंगे, इस बारे में बात हो रही है। एनर्जी चोक पॉइंट्स, ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टेट ऑफ होमरूज पूछा गया, यूपीएससी के पीटी में क्वेश्चन पूछा गया, हम पहले भी इस पर क्लास ले चुके हैं। वहाँ देखिएगा, हमने वहाँ पर हिंट किया था कि स्टेट ऑफ होमरूज जो है वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। वो आपका वीडियो होगा करीब आज से 1.5-2 महीना पहले का, एक लोड किया हमने, यूट्यूब पे हो। मेन जीएस पेपर में 2 में पूछा जाएगा, क्या पूछ सकते हैं? इंडिया फॉरेन पॉलिसी स्पेशली विच रिस्पेक्ट टू द वेस्ट एशिया, बैलेंसिंग ईरान, इजराइल, अरब, इंडियन डायस्पोरा को क्या है, इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में बात हो सकती है। जीएस पेपर 3 में अगर पूछेगा यूपीएससी में तो क्या पूछेगा? एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल प्राइसेज, इन्फ्लेशन। भाई जब प्रॉब्लम होगा, ऑयल का दाम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और उसका कनेक्टिविटी। इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है, पूछेगा व्हाट डज इट मीन बाय स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया इज बिलीविंग इन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। आप बताइए, इंडिया एक बैलेंसिंग पावर है, हाउ? जब लड़ाई होगी और कॉमन पीपल का क्या रोल हो जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, एथिकल डिप्लोमेसी, ये आपका एथिक्स का पेपर में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ईरान इजराइल वार जो है ये इतने सारे डोमेन को कवर करता है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये चीजों को आपको समझना है जिसकी कि हमें बात करनी है। जो अभी मैप आपके सामने दिख रहा है, ये है कि ईरान का मेन न्यूक्लियर साइट्स क्या है। यही ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में इसी के बारे में ज़्यादातर बात हो रही थी। तो जो मेजर प्लेयर है आपके, इसमें आपको देखना है कि मैप में, जैसे तेहरान तो मैंने बताया, यहाँ पर आपको जो कुछ रिसर्च सेंटर हैं, कुछ यहाँ पर जो है एक बंदर आबास नीचे में दिखेगा, यहाँ पर बंदर आबास, ठीक है, बंदर आबास, यहाँ पर न्यूक्लियर माइंस की बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होमरूज है जो कि चोक पॉइंट्स है। ये आपका इस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैप वर्क के साथ साथ आपको देखना है मेनली कि ईरान जो कि मेन एक्टर है, उसके न्यूक्लियर साइट्स और छाबार पोर्ट यहाँ पर है ना, छाबार पोर्ट। इजराइल का भी मैप आपको देखना है। इजराइल का मैप हम निकालते हैं अभी सामने में आपके। तो इजराइल का मैप में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिख रहा होगा कि इजराइल है और यहाँ पर जेरूशलम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जेरूशलम, देखिए जहाँ रेड कलर मेरा चल रहा है, जेरूशलम। और आपका एक यहाँ पर नीचे में दिखेगा ये इजराइल का, दिस वन इज द गल्फ ऑफ अकाबा। ये इजराइल की बाउंड्री ये आपको दिखेगी, जॉर्डन इसके बगल में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऊपर में आपको कहीं पर हम गोलन हाइट्स भी देखेंगे, ये यूपीएससी का क्वेश्चन एक साल यही पूछ दिया था। लेबनान ऊपर में है, सीरिया है ना, सीरिया, बुशरा शाम, जो बुशरा की बात करते वो यहाँ पर है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा 2 कलर,
एक आपको दिख रहा वेस्ट बैंक, ये हो गया पैलेस्टाइन की बाउंड्री, है ना, और ये हो गया आपका इजराइल की बाउंड्री। तो इजराइल ये इंपॉर्टेंट है। तेहरान तो आपने लोकेट कर ही लिया होगा। जेरूशलम हमने आपको दिखा दिया। ये जेरूशलम इज द पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक सेंटर ऑफ इजराइल है। जेरूशलम क्या है? पॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक सेंटर, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। जेरूशलम एक ऐसी जगह है जहाँ के बहुत सारे रिलीजन का जन्म हुआ है। जो भी आपका रिलीजन है, जैसे कि आपका ये इस्लाम है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है जेरूशलम, क्योंकि हम देखे हैं कि प्रॉफिट का जो जेरूशलम के साथ रिलेशन है उसका। इसके बाद हम लोग इसमें जो कैथोलिक्स है या प्रोटेस्टेंट्स हैं या ज्यूज हैं, इन सबों का जेरूशलम सेंटर हो जाता है। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो हमने देखा ही पिछले मैप में आपको। पर्शियन गल्फ, वाई पर्शियन गल्फ इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इज ऑयल प्रोड्यूसिंग गल्फ रीजन, ऑयल को प्रोड्यूस करता है। गल्फ ऑफ ओमान, जो कि पिछले मैप में हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग मैप देख रहे हैं उसमें हम आपको दिखा देते हैं। गल्फ ऑफ ओमान, ओमान का मैप आपने देखा होगा। ये आपका इसके ऊपर में आपका गल्फ ऑफ ओमान का होगा, है ना। तो सॉरी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो मैप है पहला आप देख लीजिए यहाँ पर। दुश्मन दुश्मन गल्फ ऑफ ओमान, ओमान कंट्री को हम लोग देख रहे हैं। ओमान उसके साथ के पेनिनसुला जो छोटे छोटे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थोड़ा मैप को बड़ा करके देख लीजिएगा। छाबार पोर्ट, बंदर अब्बास, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो आप देख रहे हैं, कतार, सऊदी अरबिया, कुवैत, ये सभी जो बहरीन, इराक, इन सभी इस पूरे ड्रामा में ये सभी कंट्री आ जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेबनान और सीरिया मैप में देखना है। लेबनान और सीरिया भी हमने मैप में देखा था उसको। लेबनान एंड सीरिया दैट विल इंपॉर्टेंट। यमन का रोल हो जाता है, बाबेल मंदाब का। वो एक अदर यमन जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक जगह पर बैठा हुआ है, जो रेड सी में। वहाँ पर आपका नॉर्मली अनदर स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम चौक पॉइंट, एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और दूसरा आपका यमन का है। और मुंबई, अरबियन सी और छाबा रूट जो है ये आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू, ताकि आप इन चीज़ों पर ध्यान लगा लें। गदार पोर्ट, ये क्या है? चाइना ने पाकिस्तान को पैसा दिया कि वहाँ पर आप पोर्ट बना लीजिए। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये कहाँ पर है भाई? इसका लोकेशन देखिएगा। ये ईरान और ओमान के बीच में है। ओमान कंट्री का मैप बनाइएगा तब देखिएगा ओमान दो जगह है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ऊपर में, ओमान एक्चुअल में नीचे में है। ये पर्शियन गल्फ को जोड़ता है विद द गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एंड अरबियन सी। जो एनर्जी ऑडिट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो यूएसए का, वो बोलता है कि प्रत्येक दिन 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, 20 मिलियन बैरल ऑयल इस रास्ते से आपको निकल जाता है अरबियन सी में। और ये जो है 20% पेट्रोलियम लिक्विड्स जो हैं वो आपका कंजम्पशन जो होता है वो इसी रास्ते से होता है। इसके अलावा लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है एलएनजी, इसका भी इसी रास्ते से होता है। आप समझिए पूरे वर्ल्ड का 20% तेल इसी रास्ते से निकलता है पर्शियन गल्फ से। तो हाउ मच इम्पॉर्टेंट दिस प्लेस इज देयर। तो ये हमने न्यूक्लियर के बारे में यहाँ पर समझा था कि न्यूक्लियर और मिलिट्री फैसिलिटीज और इस कॉन्टेक्स्ट में। अब थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड? थोड़ा ईरान इजराइल के वार के पीछे का बैकग्राउंड अगर हम ले जाते हैं तो 1948 में चलते हैं। ठीक, वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है। वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एक मूवमेंट चाहे यूरोप में कि ये जो ज्यूज लोग हैं उनको कहाँ पर बसाया जाए, कहाँ उनको जगह दिया जाए। ज्यूज लोगों का बोलता है हमारा फादरलैंड, हमारा अपना जगह, हमारा मदरलैंड कहाँ? इजराइल है, बिकॉज वी हैव बीन बॉर्न देयर। और जर्मनी में ने ज्यूज के साथ जो एट्रोसिटी किया हिटलर ने, उसके बाद लोगों की सिंपैथी उनके साथ थी। तो पूरे यूरोप के देश और पूरा यूएसए
सब लोग मिलके ज्यूज को इस्टेब्लिश करने के लिए एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने की बात करते हैं, दैट इज द प्रेजेंट डे इजराइल, जहाँ कि हमने देखा कि वहाँ इजराइल है और पैलेस्टाइन है। अब इस जब उसको इस्टेब्लिश करने लगे तो क्वाइट नेचुरल पैलेस्टीनियंस लोग उसका विरोध करेंगे। काफ़ी पैलेस्टीनियंस को रिफ्यूजी बनना पड़ा, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत लोग उसमें मारे गए। लोगों की सिंपैथी पैलेस्टीनियंस के साथ होने लगा, उनका घर उजड़ गया है। जिस घर में पहले पैलेस्टीनियन रहते थे उस घर को खाली करा के उसमें इजराइल के ज्यूज लोग घुस रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। एट दैट टाइम ईरान में जो शाह है, शाह का शासन था, पहलवी शाह का, उसने थोड़े दिन तो शांत रहा। ईरान में शिया मुस्लिम्स इनकी सिंपैथी तो पैलेस्टाइन के साथ थी, लेकिन वर्ल्ड के प्रेशर को देखते हुए 1950 में इसने बोला, रिकॉग्नाइज कर लिया कि इजराइल इज ए नेशन। ये बैकग्राउंड है। उसके बाद दूसरा बैकग्राउंड आता है 1979 में। ठीक है, हम वार का बैकग्राउंड बता रहे हैं। 79 में ऐसा हुआ कि शाह जो वहाँ का शासक था, किंग था, ऑटोक्रेट था, मतलब कि तानाशाह था, तो उसको जो है पहलवी मोनार्की का जो रिप्रेजेंट करता था, उस समय एक इस्लामिक रिपब्लिक का रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। इस्लामिक रिपब्लिक, ठीक, ये शुरू हो गया। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आयतुल्लाह खुमैनी आ जाते हैं। आयतुल्लाह खुमैनी, स्पेलिंग देख लीजिएगा। आपको इसके बाद आपको जो नोट्स मिलेगा उसमें सभी पॉइंट्स दिया हुआ है। मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ऐसे समझाऊं ताकि नोट्स पढ़े तो आपको पिक्चर इमेज क्लियर हो जाएगा। आयतुल्लाह खुमैनी जी का भी फोटो देख लीजिएगा आप, कि भाई दाढ़ी उड़ी रखी हुई है, बढ़िया साफा वाफा बांधे हुए। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ईरान बहुत पढ़े लिखे लोगों का देश है। वहाँ के मैक्सिमम पॉपुलेशन पढ़े लिखे हैं और काफ़ी पोस्ट ग्रेजुएट लोग वहाँ मिलेंगे। उसको ऐसा मुस्लिम बैकवर्ड नेशन नहीं समझिएगा। तो वहाँ पर एक रिवॉल्यूशन हो जाता है और आयतुल्लाह खुमैनी वहाँ पर जो है शाह के ऑटोक्रेसी को ख़त्म कर देते हैं और वहाँ पर जो है वेस्टर्न लोग उसमें सपोर्ट भी थोड़ा करते हैं, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी वहाँ पर इस्लामिक रिवॉल्यूशन ले आते हैं। तो 79 जो है ईरान न्यू रेजिम जो है, जो नया रिजीम आता है, इट स्ट्रांगली अपोज्ड इजराइल। जो इस्लामिक लोग आए उनका पूरा का पूरा जो इमोशंस है, भावना है, वो जो है पैलेस्टीनियंस के साथ चला जाता है और एक मेजर स्ट्रैटेजिक थ्रेट शुरू हो जाता है इजराइल के लिए कि भाई ईरान तो हमको सपोर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ से एक शैडो वार शुरू हो गया, मतलब किसके बीच में? 1979 टर्निंग पॉइंट है। लेकिन 1979 में थोड़ा सा ये भी हम लोग देखते हैं कि उस समय जो टर्निंग पॉइंट आता है, ईरान और इजराइल जो है धीरे धीरे थोड़ा कभी छोटा मोटा फाइट्स भी होता है, साइबर अटैक्स भी होता है, असैसिनेशन होता है, प्रॉक्सी ग्रुप होता है, सीरिया पे अटैक हो जाता है, लेबनान, इराक और यमन लोग साथ में आ जाते हैं। ये चलता रहा है आपको 2024 में, ठीक है, 2024 तक, ठीक है। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। अब इधर आप इजराइल का आप मैप देख ही रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इजराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की बात हम करते हैं। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा सा हम इसको मैप को बीच में लाते हैं, ठीक है। इजराइल पैलेस्टाइन यहाँ दिख रहा है कि जो पीला रंग का है वो आपका इजराइल, और जो यहाँ पर लिखा हुआ वेस्ट बैंक, हेब्रोन, जेरूशलम सेंटर पॉइंट है, ये हो गया आपका पैलेस्टाइन। पोस्ट वर्ल्ड वार की लड़ाई चल रही है इजराइल और पैलेस्टाइन का, ये इसमें जुड़ी है। पैलेस्टाइन के साथ लोगों का इमोशंस जुड़ा है शुरू से भी। इंडिया का भी पहले इंदिरा गांधी के टाइम में पैलेस्टाइन के साथ इमोशंस जुड़ा हुआ था। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 यही हुआ था कि भाई पैलेस्टाइन का क्वेश्चन आया, सेंट्रल हो गया। 1947 की बात है, यूएन पार्टीशन प्लान लाए गए। 1948 में इजराइल ने बोला कि भाई हमारा कंट्री इस्टेब्लिश हो गया है। एक गाजा स्ट्रिप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पर लड़ाई चलती रहती है ना। तो यहाँ पर आपका हुआ कि भाई हमारा इंडिपेंडेंस हो गया और पहली बार पूरे अरब देशों ने मिलकर मीटिंग किया। अब बोला कि भाई हमारा इस्लाम का पैलेस्टीनियंस को हटा दिया गया, इजराइल ने नया देश बना लिया है, चलो हम लोग मिलके अटैक करते हैं। और क्या हुआ? फर्स्ट अरब इजराइल वार। फर्स्ट, इसमें कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है?
जॉर्डन की है। जॉर्डन और पैलेस्टाइन, जॉर्डन और इजराइल के बीच में कौन सा सी है, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। डेड सी। डेड सी क्यों डेड है भाई? क्योंकि इस जगह पर जो है इसका रास्ता कहीं नहीं है बाहर निकलने का। तो यहाँ क्या होता है, धूप बहुत लगती है, जब धूप है इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होता है, लेकिन सभी जगह से मिट्टी से सॉल्ट तो जा ही रहा है, तो सॉल्ट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे खारा पानी दुनिया में कहाँ है, तो डेड सी का है। और कितना खारा हो जाता है, पानी का विस्कोसिटी या पानी का डेंसिटी इतना ज़्यादा हो जाता है कि डेड सी में आप डूब ही नहीं सकते हैं। डेड सी गहरा भी है, आप जाकर उसमें कूद जाइए तो पानी के ऊपरे रह जाइएगा, क्योंकि नीचे उसका डेंसिटी पानी का ज़्यादा है, नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो मैप के पर्सपेक्टिव से हमने बोला था। 1948 में तो फिर जाके इजराइल एक डिक्लेयर किया, फर्स्ट अरब इजराइल वार हुआ, इजराइल सर्वाइव कर जाता है, जबकि 7 लाख पैलेस्टीनियंस को रिफ्यूजी बनना पड़ जाता है। और पैलेस्टाइन जो है इस दिन को याद करके रखता है। ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस दिन को जो याद करता है उसको पैलेस्टाइन लोग कहते हैं नकबा। क्या वर्ड यूज करते हैं, नकबा, ये याद रखिएगा। व्हाट इज द नकबा, नकबा वर्ड। फिर इसके बाद 1947 से काम ऐसे ही चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट तो है 1967 में, एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, इसको कहते हैं 6 डे वार। 6 डे वार इसलिए याद रखिएगा कि इजराइल ने कैप्चर कर लिया, क्या क्या कैप्चर कर लिया, वेस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया, गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया, जेरूशलम का ईस्टर्न पार्ट को, अब देखिए थोड़ा कितनी बदमाशी है, यहाँ तक चला गया, ईस्टर्न पार्ट को, सिनाई पेनिनसुला को, गोलन हाइट्स को, गोलन हाइट्स ऊपर में है ना, ऊपर में है गोलन हाइट्स, थोड़ा सा हम लाते हैं गोलन हाइट्स, ठीक है। गोलन हाइट्स यहाँ दिखाया था लेबनान के बगल में, गोलन हाइट्स को, ठीक है, ये इसने कैप्चर कर लिया। और ये जो ऑक्यूपेशन है ये बड़ा कोर इशू हो गया कि इजराइल तो बहुत बदमाशी कर रहा है। 1973 में ये फिर एक वार होता है, ठीक है ना। और इस बार जो है 1973 के वार को कहते हैं यौम किपुर वार, यौम किपुर वार। इसमें जो है अरब लोग रेसिस्टेंस करते हैं। ये वार चलता रहता है 78-79 में, 1978 में और 79 में कैंप डेविड एकॉर्ड होता है यूएसए के इंटरवेंशन से। यूएसए सपोर्ट करता है इजराइल को। और इसमें जो है इजिप्ट ने बोला कि भाई हम मान लिए इजराइल को। इजिप्ट ने जो नीचे है साउथ में जो कंट्री है, और अरब यूनिटी में एक दरार टाइप का पड़ जाता है। और 1987 में फिर से आपका फर्स्ट इंतिफाडा होता है। उसके बाद ओस्लो एकॉर्ड होता है 1993 में। सेकेंड इंतिफाडा होता है फिर से 2000 में। फिर इजराइल विथड्रू करता है गाजा स्ट्रिप से 2005 में। और हमास का टुक कंट्रोल ओवर दिस वन इन 2007। तो ये जो है रोल ऑफ यूएसए एंड अरब नेशंस, आप देख रहे हैं कि यूएसए सपोर्टिंग इजराइल एंड एट द सेम टाइम अरब जो है इसके विरुद्ध में चला जाता है। तो यही पॉइंट जो है आपका इसका बैकग्राउंड में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड। तो अभी हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये पूरा वार का हुआ है, ये आपको यहाँ पर 1967 वगैरह वार के बारे में आपको डिटेलिंग करके यहाँ दिया हुआ है कि हाउ द पोस्ट वर्ल्ड वार 2 इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट हो गया और हिस्टोरिकल लैंडमार्क कैसे हो गया। इसको आपको अब पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेन एक्सप्लेनेशन के पर आते हैं। अभी का क्या कारण था, अभी ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण क्या था। हम इसका बैकग्राउंड में थोड़ा गए हैं कि पिछले साल 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और 12वें दिन यूएसए ने अपना काम करके जेसीपीओ लगा के इसको बंद किया। और लेकिन कंटिन्यूअस प्रेशर है यूएसए का ईरान के ऊपर कि भाई न्यूक्लियर इशू को सॉल्व करो, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि वेस्ट एशिया में कोई न्यूक्लियर पावर रहे, और इजराइल भी नहीं चाहता है कि न्यूक्लियर पावर रहे। तो इजराइल फियर्स दैट ईरान में डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। इजराइल का फियर है, इसको भय है कि ईरान जो है परमाणविक जो वेपन है, हथियार है, बना लेगा। ईरान बोलता है कि भाई हम अपना जो न्यूक्लियर है वो हम पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है और वेस्टर्न कंट्री जो है
वो हमेशा कंसर्न करता है कि भाई आपके पास तो हाई लेवल यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम है, यूरेनियम को आप इनरिच करते जा रहे हो, और ईरान का यूरेनियम इनरिच्ड जो है वो 60% तक हो गया है, और 408 केजी इन्होंने मतलब वार मटेरियल, न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल तैयार कर लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कंसर्न करता है कि भाई ये बहुत गलत है, बिकॉज 60% इज क्लोज टू रफली 90%, और यहाँ जैसे 60% से इनरिच करके 90 कर लेंगे, बस आपके पास तो हथियार तैयार है। ये पॉइंट आपको समझना होगा, यही के लिए हम लोग इसको, ये मैप को इम्पोर्टेंट करते हैं। दूसरा एक कारण जो बताते हैं, जो मेन एक्सप्लेनेशन उसका क्या है कि आपका पैलेस्टाइन क्वेश्चन, ये तो है, ये तो मैंने समझा ही दिया। प्रॉक्सी ग्रुप और एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, ईरान सपोर्ट्स ग्रुप सच एज हिजबुल्लाह इन लेबनान। लेबनान, गोलन हाइट्स याद आया, गोलन हाइट्स के ऊपर में लेबनान, तो ये हिजबुल्लाह ग्रुप लेबनान का है, ये आतंकवादी ग्रुप मानता है इजराइल उसको। हमास को बोलता है भी आतंकवादी है। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो है उसके बारे में है। पैलेस्टाइन के कैटेगरी, हौतीज इन यमन, इन सबों को जो है ईरान सपोर्ट करता है, और ये सभी किसके हैं? ये सब प्रो पैलेस्टाइन है, या पैलेस्टाइन को डायरेक्ट सपोर्ट करने वाले ग्रुप है। इजराइल को लगता है चूंकि ये पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है तो मेरा जो है, और इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी आ रहे हैं ईरान के पास, तो वी आर इन जो पार्टी। अमेरिका को लगता है यस, वेस्ट एशिया का जो पीस है और वाइल्ड सिक्योरिटी जो है, तेल लेने का जो रास्ता है, वो सभी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वेस्ट एशिया जो है वर्ल्ड के करीब करीब सेंटर में पहुंच जाता है। तो ये इजराइल सीज दिस ग्रुप्स सिक्योरिटी थ्रेट्स, और ईरान इसको बोलता है कि भाई हमारा रीजनल है, हम अपना रीजनल डिटरेंस, अपना रीजन में हम अपना डोमिनेंस तो रखेंगे ही। यही से लड़ाई है। पैलेस्टाइन का क्वेश्चन तो समझ ही में आ गया। यूएस का रोल, यूएस इज इजराइल क्लोजेस्ट स्ट्रेटजिक एलाई। यूएस ईरान रिलेशंस हैव बीन हॉस्टाइल सिंस 1979 रिवॉल्यूशन। 79 में हम बात किए हैं, यूएस और इजराइल, ईरान के बीच में हॉस्टाइल रिलेशंस है, और इसमें जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये बेसिकली हो जाता है यूएस ईरान राइवलरी। रीजनल बैलेंस ऑफ पावर की बात यहाँ होती है। इसमें है कि सीरिया है, लेबनान है, यमन है और गल्फ, ये सभी जो है सो आपको एक चाहते हैं कि इजराइल वांट्स टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम बिल्डिंग अ मिलिट्री नेटवर्क अराउंड इजराइल, कि भाई फिर से अरब के देश के लोग उसके साथ चालू न हो जाएं। ये आपका है। तो चलिए हम लोग थोड़ा वार बैकग्राउंड क्रोनोलॉजी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1948 इजराइल इस्टेब्लिश्ड, मॉडर्न इजराइल आ जाता है। 1950 2 साल बाद ईरान गिव्स डी फैक्टो रिकॉग्निशन टू इजराइल, हमने देखा है। उसके बाद 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन होता है, अयतुल्लाह खुमैनी आ जाते हैं और इस्लामिक ग्रुप से आ जाता है, और इस्लामी बोलते हैं कि हमारे भाइयों के साथ पैलेस्टाइन में जो आपने 7 लाख रिफ्यूजी को जो बाहर कर दिया है, उनको जगह चाहिए, उनको पुराना घर चाहिए। यहाँ से शुरू हो जाता है। 1980 से 2000 तक ईरान बोलता है हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, अदर जो हमास ग्रुप है, पैलेस्टाइन के जो ग्रुप है, उसको सपोर्ट कर रहा है। प्रॉक्सी वार शुरू हो जाता है। 2002 और ऑनवर्ड ईरान अपना बोलता है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, वो न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर देता जो आपने मैप में देखा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये सब बोलता है कि ईरान तुम गलत कर रहे हो, न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ। 2015 आता है, यूएसए बोलता है सब लोग मिलके ईरान के ऊपर में इकोनॉमिक सैंक्शन डालो। 2015 में नई गवर्नमेंट आई थी बीजेपी की, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है कि भाई ईरान से ऑयल लेना बंद करो, ईरान की इकोनॉमी बर्बाद करो। हम लोग दोनों के बीच में बैलेंस करते रहे। हम लोग एक टर्म लेके आए, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और ईरान का इधर न्यूक्लियर डिप्लोमेसी चल ही रही है। यूएस जो है 2018 में बोलता है ठीक है JCPOA से हम अभी बाहर हो जाते हैं, लेकिन फिर से टेंशन बढ़ जाता है। इजराइल हमास जो ग्रुप है पैलेस्टाइन का, वार शुरू हो जाता है। अभी हाल की बात है, अक्टूबर 2023 की बात है। और ये जो आपका लड़ाई शुरू होता है, और 2024 में हम आते हैं यहाँ पर, स्ट्राइक ऑन ईरान डिप्लोमेटिक कंपाउंड इन दमास्कस। ये ईरान के डिप्लोमेटिक कंपाउंड में 1 अप्रैल 2024 को अटैक कर देता है इजराइल,
और यहाँ से डायरेक्ट वार की शुरुआत हो जाती है। ईरान ने क्या किया, जैसे 1 अप्रैल को उसने किया, 10-12 दिन तक दुनिया में गुहार लगाता रहा, और 2024 के 13 अप्रैल को ईरान ने जो है अपना एक ड्रोन मिसाइल अटैक कर दिया। यहाँ से टर्निंग पॉइंट हो गया। ईरान का फर्स्ट डायरेक्ट अटैक ऑन इजराइल टेरिटरी को कहते हैं। 13 अप्रैल शुक्रवार का दिन है, जुम्मा का दिन है, 2024 को कर दिया इन्होंने। 19 अप्रैल को इजराइल ने वापस अटैक मारा, लेकिन फिर अप्रैल मई में यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स शुरू हो जाता है ओमान में। ओमान बोलता है कि हम मीडिएटर कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारे रास्ते में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है और हम ईरान के नज़दीकी पड़ोसी हैं, पर्शियन गल्फ में हम दोनों हैं, समुद्र का रास्ता बंद हो जाएगा, मीडिएशन करता है। और इजराइल स्ट्राइक इसके बाद, लेकिन मीडिएशन उतना फेल ही हो जाता है एक तरीके से, और जून 2025 में इजराइल स्ट्राइक ईरानियन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री टारगेट्स। यही 12 डे वार की हम बात कर रहे थे। 14 जून को ईरान रिटेलिएट करता है। 21-22 जून को यूएस इसमें स्ट्राइक कर देता है और यूएस डायरेक्टली इंटर कर जाता है। फिर सीज फायर होता है, वार पॉज्ड। तो ये क्रोनोलॉजी देख के आपको दिख रहा है कि व्हाट इज द बैकग्राउंड इन विच ऑल दिस थिंग्स हैपेंड। अब इसके बाद आपका काम बड़ा आसान हो जाता है ना। ये पॉइंट को हम लोग के बाद हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं, ये पॉइंट को देखने के बाद हम एक दूसरे मैप पे आ जाते हैं। ये जो देख ली, इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दिख रहा है, ऊपर बंदर अब्बास है ना, दिख रहा होगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बीच में यहाँ पर जो है मुसंदम पेनिनसुला इसको कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहाँ पर है भाई, तो मुसंदम पेनिनसुला में है। ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान, पीछे पर्शियन गल्फ। और यहाँ यही जो ऊपर का जो ये एरिया जो बन रहा है, दिस एरिया, यही आपका स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स है। यही जहाज सब रुके हुए रहते हैं। अभी करीब करीब 13,000 जो समुद्री नाविक हैं जो ये यहाँ पर फंसे हुए हैं, और यहाँ पर ईरान इसके ऊपर में कब्जा किए हुआ है कि भाई हम जाने ही नहीं देंगे और नहीं तो हम स्ट्राइक करेंगे। और इसके कारण हमारे देश में भी तेल की सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है कि नैरो सी पैसेज है ईरान और ओमान का, पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को, इसको जोड़ता है। इससे हमारा लिक्विफाइड जो गैस है उसका या पेट्रोल का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये चोक पॉइंट है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इसको बोलता है कि भाई ये तो ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर लिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के न्यूक्लियर चीज़ों को मॉनिटर करता है। JCPO तो ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये P5+1 कंट्रीज की बात कर रहा है। प्रॉक्सी वार है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है। तो इस मैप के बाद आपको एक बार फिर से हम नीचे के मैप में ले जाते हैं। ये मैप आपके लिए एक फाइनल मैप बन जाएगा। यहाँ पर हम बात करें छाबार पोर्ट का। किसकी बात करें? छाबार पोर्ट। इंडिया एंड ईरान, इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। देखिए अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अब हमारे साथ ये दिक्कतें यहाँ पर बहुत सारी हो गई है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान से भी हम दोस्ती करना चाहे तो भाई बीच में तो पाकिस्तान आ जाता है, क्योंकि ये तो ये एरिया जो है ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया ये एरिया। तो ये एरिया से तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा बाउंड्री तो अफगानिस्तान के साथ जुड़ता ही नहीं है। एज ए रिजल्ट हमें क्या करना है, एक हमने यहाँ से गुजरात के सीधे छाबार पोर्ट पे हम जाने की बात करते हैं। ये छाबार पोर्ट जो है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोकेटेड इन दी साउदर्न ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान, है ना। यहाँ पर जो इंडिया साइंड, यहाँ पर लिखा होगा कि इंडिया साइंड ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन May 2024 टू डेवलप एंड ऑपरेट शहीद बहश्ती टर्मिनल एट छबार पोर्ट फॉर 10 years। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, शहीद बहश्ती टर्मिनल। यहाँ हम रेलवे लाइन भी बिछा रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो स्टेटेड दैट इंडिया अंडरटुक टू कीप एंड ऑपरेट द जनरल कार्गो एंड कंटेनर टर्मिनल। हम यहाँ पर रेलवे लाइन भी बिछा रहे हैं और यहाँ पर हम पूरा का पूरा टर्मिनल वहाँ पर, ताकि हम वहाँ से तेल लेके यहाँ आ सके। 2024 को हमने किया
और 400 करोड़ हमने एलोकेट किया, बाद में हमने 201 करोड़ किया, और हम यहाँ पर ग्रेजुअली जो है दिख रहा है कि PIB also said that ports have 43% increase in vessel traffic and 34% in container traffic. Ministry of External Affairs has informed that Parliament that IPGL जो हमने साइन किया है 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट जो किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको काफ़ी ज़्यादा फायदा होंगे। तो वाई छाबर मैटर्स फॉर इंडिया वो मैंने आपको समझा दिया है, ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। रिस्क क्या है आपको समझ में ही आ रहा है कि वार में डिले इन्वेस्टमेंट, शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हर जगह पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। तो छाबार हमारे लिए बड़ा स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया में हमारा ये पोर्ट घुसा हुआ है। इसके बगल में ग्वादार पोर्ट है जिसको चाइना ने बनाया है। चाइना इज ऑल्सो गिविंग सपोर्ट टू ईरान बिकॉज चाइना का एक प्रॉक्सी वार तो चलता ही है, इकोनॉमिक वार का ही है विद द USA। तो इकोनॉमी को लेके है। तो चाइना एंड इंडिया बोथ आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू फाइट अगेंस्ट, टू नॉट इन डिफरेंट वे, नॉट फाइट, टू बी विथ ईरान टू सम एक्सटेंट इंटरनली। ओमान वेरी इंपॉर्टेंट मैप है कि भाई एक नेचुरल मुसन्नम पेनिनसुला हमने बताया था आपको। अब मुझे लगता है कि आपको यहाँ से कॉन्टेक्स्ट जो है एनर्जी सिक्योरिटी, ये एक पॉइंट क्या है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, कि इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमको चाहिए ही चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिकम्स अनसेफ, इंडिया फेसेज रिस्क ऑफ हाई ऑयल प्राइसेज। और ये आपका जो है यहाँ पर दिख रहा है, Reuters रिपोर्टेड इन 2026 दैट इंडिया गेट्स अराउंड 55% ऑफ इट्स क्रूड फ्रॉम द मिडिल ईस्ट एंड हेवली डिपेंड ऑन द गल्फ एनर्जी रूट्स। इन्फ्लेशन फॉर द कॉमन पीपल, इंडियन डायस्पोरा कितना है ये भी यहाँ दिखा हुआ है कि हमारा जो है ऑपरेशन सिंधु हम किए ताकि हम अपने लोगों को उठा के अपने देश में शिफ्ट कर सके। फॉरेन पॉलिसी का बैलेंसिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। छाबार का रिस्क है, शिपिंग एंड इंश्योरेंस। So, Indian Constitution, Article 51, Indian Constitution directs the state to promote international peace and security। अगर मान लिया पूछता है कि भाई इंडिया क्यों इतना बीच में घुस रहा है, कि हमारा तो इंटरनेशनल पीस चाहिए ही, वी आर हैविंग द चैंपियंस ऑफ द पीस, तो हमें तो चाहते ही हैं। इंटरनेशनल लॉ ये देख लीजिएगा कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर 51 है जो रिकॉग्नाइज करता है इनहेरेंट राइट्स ऑफ द सेल्फ डिफेंस। ये अनक्लॉज, तो ये आपका अनक्लॉज के पर्सपेक्टिव से भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये मिल जाएगा। ये जो मैं मटेरियल यहाँ पर जो बता रहा हूँ, डिफरेंट डायमेंशंस हमने डिस्कस कर ही लिया है। और प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेज यू हैव सीन, इंडिया का क्या स्टेप है और क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन कॉमन पीपल, वे फॉरवर्ड। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स नाउ। और ये जो है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, ऑपरेशन सिंधु एग्जाम में पूछा जा सकता है, छाबार पोर्ट से लेके एग्जाम में पूछ सकते हैं, स्टेट ऑफ होर्मुज UPSC ने पूछ दिया इस बार। आपको डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, जो काम हमने यहाँ पर आपके लिए कर दिया है। ये फ्लो चार्ट को आप यूज कर लीजिएगा। शॉर्ट समरी भी बना दिया है। नाउ आई हैव आस्क्ड सर्टेन क्वेश्चंस टू यू, और MCQ भी पूछा है आपसे। तो इसको जब आप कर लेते हैं तो आई फील दैट योर दिस चैप्टर स्टैंड्स कंप्लीट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स को पढ़ने का यही तरीका सबसे अच्छा है, ताकि आपको जो मैं मटेरियल दूँ उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर आप मटेरियल पढ़ें, उसको फिर जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ पर आप ChatGPT पे जाएं, AI पे जाएं, जाके उसको देख लें, क्वेश्चन आंसर को करें, इंडियन और ये पूरा पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। सो दिस इज द वे वी शुड स्टडी। आई थिंक दैट इन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन आएगा, आप इस लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन तो आपका पक्का सही हो जाएगा। ओके, थैंक यू।